So next topic is superposition of the two waves. Two waves superimpose each other. Okay, superposition में हमने क्या पढ़ा है? So see, here is the energy. Here is the energy transmitted from this end to this end. This is energy 1. Here is the particle 1. Here is the particle 2. यहाँ पर एक particle है. ये वेव यहाँ से आएगी, इस पार्टिकल को एनर्जी देगी, तो ये वेव इस पार्टिकल को ऐसे उठा देगी. ठीक है, दिस डिस्प्लेसमेंट इज y1. तो ये वेव क्या, ये पार्टिकल ऊपर उठ रहा है इस एनर्जी से. उसके बाद एक और एनर्जी आ रही है, दिस इज अनदर सोर्स, कोई और सोर्स है हमारे पास जो एनर्जी क्रिएट कर रहा है. तो ये भी एक वेव आ रही है, दिस इज द सेकेंड वेव. ये इस पार्टिकल को और उठा देगी अप टू डिस्प्लेसमेंट y2. तो इस पार्टिकल को यहाँ पर दो वेव से उठा रही हैं. दिस इज द फर्स्ट वेव दैट पिक द पार्टिकल इन अपवर्ड डायरेक्शन. दिस इज द सेकंड वेव. ठीक है, ये सेकंड वेव भी इसको ऊपर को उठा रही है. तो इस पार्टिकल की टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी? दिस इज y1 प्लस y2. तो ये इसकी टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी. तो सुपरपोजिशन क्या होता है? सुपरपोजिशन उस पॉइंट के ऊपर, सुपरपोजिशन उस वेव का टोटल इम्पैक्ट होता है. उस वेव की टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी जो अलग अलग वेव की इंडिविजुअल एनर्जी है. तो ये सुपरपोजिशन की हम डेफिनेशन भी लिख सकते हैं. सुपरपोजिशन की डेफिनेशन क्या रहेगी यहाँ पर? ओके, व्हेन टू और मोर वेव्स मीट एट ए पॉइंट, जब एक पॉइंट में मिलती हैं, एट दैट पॉइंट द नेट डिस्प्लेसमेंट, तो इस पार्टिकल की जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगी इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑल द इंडिविजुअल वेव्स. जितनी इस वेव की डिस्प्लेसमेंट है, जितनी इस वेव की डिस्प्लेसमेंट है, उनके सम के इक्वल होगी, सम ऑफ इंडिविजुअल वेव्स. ये हमने पिछली वीडियो के अंदर किया है. ठीक है, ये आपको मैं एक बार दोबारा रिवाइज करवा रहे थे कि सुपरपोजिशन होता क्या. अब जब वेव्स का सुपरपोजिशन होता है नेचर के अंदर, हमें वेव्स सुपर इम्पोज होकर दिखता है, सुपरपोजिशन हो रही है, तो उस वक्त कौन कौन से नेचर के अंदर ऐसे फिनोमिना देखने के लिए मिलते हैं. ठीक है, बहुत सुंदर अमेजिंग एक्टिविटी देखने के लिए मिलती है. दिस एक्टिविटीज़ आर इंटरफेरेंस, बीट एंड स्टेशनरी वेव्स. पहले बात करते हैं इंटरफेरेंस की. देखिए, इंटरफेरेंस को अगर डिटेल में स्टडी करना है तो डिटेल में हम स्टडी करेंगे +2 के अंदर इन द यूनिट ऑप्टिक्स. ऑप्टिक्स में बहुत डिटेल है इंटरफेरेंस का. ठीक है, इस क्लास में हम इंटरफेरेंस के बारे में जस्ट डेफिनेशन तक थोड़ा पढ़ेंगे. इंटरफेरेंस होता क्या, हिंदी भाषा में, सिंपल भाषा में बातचीत करें, इंटरफेरेंस क्या होता है? ताक-झाक करना, है ना, किसी के बीच में आकर घुस जाना, तो इंटरफेरेंस करते हैं. तो इंटरफेरेंस वेव का कैसे होता है? वेव का इंटरफेरेंस लाइट की फॉर्म में भी हो सकता है, वेव का इंटरफेरेंस साउंड की फॉर्म में भी हो सकता है. ठीक है, एक हॉल है, एक हॉल में 50 कुर्सियाँ लगी हुई हैं. ठीक है, 50 कुर्सियाँ लगी हुई हैं और अलग अलग, एक इधर से स्पीकर से साउंड आ रहा है और इस स्पीकर से साउंड आ रहा है. ये दोनों स्पीकर का साउंड हर जगह सुनाई दे रहा है, पर हो सकता है वहाँ पर कोई ना कोई कॉर्नर ऐसा हो जहाँ पर साउंड सुनाई ना दे. तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना देखने के लिए मिला. सिमिलरली यहाँ से एक लाइट का सोर्स है और यहाँ से एक लाइट का सोर्स है, दो लाइट के सोर्सेज लगे हुए हैं. हमें सोचने में क्या लगता है? सोचने में भी लगता है जब दो लाइट के सोर्स अलग अलग डायरेक्शन से आ रहे हैं तो रोशनी बढ़ेगी इंक्रीज हो जाएगी, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता. हमारे पास कुछ पॉइंट्स ऐसे भी होते हैं स्क्रीन के ऊपर जहाँ पर रोशनी कम हो जाएगी. दिस फिनोमेना इज नोन एज इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट. सो लेट गेट स्टार्टेड. हाउ कैन वी डू द इंटरफेरेंस? सो सी हियर how to start the interference. This is the first source, this is source S1. Here is the second source S2. both are in the same medium, air में ही होंगे दोनों source, air के बात करेंगे. So here is the screen, this is the screen. So from this source S1, the wave is traveling in right side. So this is the source S1. From S1 wave is traveling like this. Okay, so see here, finally trough is reach here finally. Okay, this is the source S2. From source S2 we have another wave here. Okay, this is moving like this. Okay, see here, so the trough of this wave and trough of this wave reach here. Okay, so this is the negative energy, this is the negative energy. नेगेटिव प्लस नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब टोटल रिजल्टेंट इंक्रीज हो जाएगा. तो यहाँ पर हमें अगर लाइट की बात करें तो लाइट क्या हो जाएगी? लाइट इंक्रीज हो जाएगी. अगर साउंड की बात करें, साउंड भी क्या हो जाएगा? साउंड भी इंक्रीज हो जाएगा. अगर ये दोनों साउंड वेव हैं तो साउंड इंक्रीज हो जाएगा, अगर ये दोनों लाइट वेव हैं तो लाइट वेव इंक्रीज हो जाएंगे. अच्छा, और कैसे बना सकते हैं? अगेन दिस इज द सोर्स S1, दिस इज द सोर्स S2.
यहाँ से एक लाइट एनर्जी जा रही है, दिस इज, यहाँ से क्रेस्ट पहुँच रही है, दिस इज क्रेस्ट, यहाँ से एक एनर्जी जा रही है, यहाँ पर भी देखिए, ओके लेट मी ड्रॉ अगेन दिस वन, ओके सो यहाँ से भी एक एनर्जी जा रही है और यहाँ पर भी देखिए इसका फाइनली क्रेस्ट पहुँच रहा है, यहाँ पर भी क्रेस्ट और इसका भी क्रेस्ट, क्रेस्ट प्लस क्रेस्ट प्लस 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 हो रहा है, यहाँ पे भी एनर्जी क्या हो जाएगी, एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, चाहे वो साउंड हो चाहे लाइट हो, दिस इज प्लस, सो क्रेस्ट पे क्रेस्ट पहुँच रहा है, एनर्जी इंक्रीज हो रही है, एनर्जी लाइट हो या साउंड हो। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, थर्ड कंडीशन, ओके अगेन दिस इज अ स्क्रीन, हियर इज द सोर्स S1, हियर इज द सोर्स S2, दिस इज द थर्ड कंडीशन, ओके सो यहाँ से एक लाइट की एनर्जी जा रही है, सो यहाँ पर ट्रफ पहुँच रही है, यहाँ से एक और लाइट की एनर्जी जा रही है, सो यहाँ से देखिए क्रेस्ट पहुँच रहा है, इसका क्रेस्ट, ठीक है, ऊपर वाली वेव का यहाँ पे क्या पहुँचा, ट्रफ, और नीचे वाली वेव का यहाँ पर क्या पहुँच रहा है, क्रेस्ट, सो दिस इज ट्रफ, दिस इज क्रेस्ट, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, नेगेटिव प्लस पॉजिटिव, तो आंसर इज 0, तो यहाँ पे 0 होएगा। तो यहाँ पर जो एनर्जी पहुँच रही है, एनर्जी चाहे वो लाइट की हो चाहे वो साउंड की हो, तो एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अगर ये साउंड है, ये एक स्पीकर लगा हुआ, दिस इज द फर्स्ट स्पीकर, दिस इज सेकंड स्पीकर, इस स्पीकर से यहाँ पर साउंड पहुँच रहा है, इस स्पीकर से भी यहाँ पर साउंड पहुँच रहा है, पर हम यहाँ पर जो बंदा बैठा है, जो यहाँ पर लिसनर बैठा है, उसको सुनाई नहीं दे रहा। क्यों नहीं सुनाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ से एक स्पीकर वाले साउंड का यहाँ पर ट्रफ पहुँचा था, तो दूसरे स्पीकर वाले साउंड का यहाँ पर क्रेस्ट पहुँचा था, तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। तो ये होता है इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट, ओके। अब इसको वर्ड्स में लिख लेते हैं, इंटरफेरेंस की डेफिनेशन, तो क्या होगी डेफिनेशन, ओके, इट इज रीडिस्ट्रीब्यूशन, it is redistribution of two or more waves traveling, two or more wave meets at a point of same frequency सेम रहेगी, ठीक है, दोनों वेव्स की, दो या दो से ज़्यादा वेव हो सकती हैं। I have drawn here the two waves, but the waves are more than two, maybe, ठीक है। So इनकी क्या होना चाहिए, it is a redistribution of energy, energy redistribute हो रहा है, ठीक है। Two or more waves meet at a point of same frequency, same direction, same frequency and in same direction, same frequency meets at a point of same frequency. It is a redistribution of two or more waves meets at a point of same frequency moving in same direction, एक ही डायरेक्शन में जानी चाहिए, ठीक है, moving in same direction in same medium, तो ये होगी हमारा इंटरफेरेंस का नॉलेज। तो ये हमें इंटरफेरेंस हो चुका है। सेम मीडियम का मतलब क्या होगा, सेम मीडियम का मतलब है कि वेवलेंथ सेम हो जाएगी। सेम मीडियम से क्या क्या सेम हो जाता है, वेवलेंथ सेम हो जाती है, वेलोसिटी सेम हो जाती है, ठीक है। तो दो वेव या दो से ज़्यादा वेव जो एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, सी दिस इज द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, एक ही मीडियम के अंदर जा रही हैं, जिनकी फ्रिक्वेंसी भी सेम है और बाकी मीडियम वगैरह वेवलेंथ वगैरह ये भी क्या होगा, सेम होगा। एम्पलीट्यूड डिफरेंट हो सकता है, ठीक है, एम्पलीट्यूड ज़रूरी नहीं है कि सेम हो। मान लीजिए यहाँ पर एक आपको और थोड़ा दिखाते हैं, दिस इज़ द फर्स्ट वेव, ओके, दिस इज़ द सेकेंड वेव। एम्पलीट्यूड सेम होना ज़रूरी नहीं है। दिस इज़ 5, ये एम्पलीट्यूड है 5, दिस इज़ एम्पलीट्यूड 7, दिस इज़ एम्पलीट्यूड 7। अगर ये दोनों वेव्स इस स्क्रीन पे मिलती हैं, ये दोनों वेव इस स्क्रीन पे आके जुड़ती हैं, अगर ये क्रेस्ट पर क्रेस्ट आ रहा है, अगर क्रेस्ट पर क्रेस्ट आ रहा है तो क्या हो सकता है, तो हमें जो रिजल्टेंट मिलेगा, दिस रिजल्टेंट, दिस शुड बी 12, तो ये वेव मिल सकती है, दिस इज द रिजल्टेंट, ये वेव क्या होगा, दिस इज 12, तो एनर्जी कितनी हो जाएगी 12, 5 + 7 12। अगर क्रेस्ट में ट्रफ मिल रहा है, मान लीजिए अगर क्रेस्ट में ट्रफ मिलेगा तो क्या होगा, तो कितना एनर्जी हो जाएगी, सो दिस इज +5, दिस इज +7, +7 की जगह अगर इस वेव का ये मिल रहा है -7, ठीक है, मान लो इस +5 में अगर ये -7 मिल रहा है, ठीक है, ये -7, तो कितना हो जाएगा, दिस इज -2, तो कुछ इस तरह की एनर्जी बनेगी, तो एनर्जी कम हो रही है, ठीक है। तो ये भी रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ एनर्जी का,
+5 +7 12 रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया। यहाँ पर +5, अगर ये वाला एनर्जी आ रही है दिस वन -7, तो कितना हो जाएगा, दिस इज -2, दिस वन शुड बी -2। तो ऐसे ही पॉसिबल है, मतलब एम्पलीट्यूड में भी डिफरेंट, आप लिख भी सकते हैं यहाँ पर एम्पलीट्यूड में क्या होगा, एम्पलीट्यूड मे और मे नॉट बी सेम, मे और मे नॉट बी सेम, एम्पलीट्यूड की कंडीशन नहीं रहेगी, ठीक है। सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंड ऑन द गिवन सोर्स। सो दिस इज द इंटरफेरेंस। आफ्टर इंटरफेरेंस वी विल डिस्कस द बीट्स। व्हाट आर द बीट्स? सो सेकेंड वन इज बीट्स। इंटरफेरेंस हो गया, सो दिस इज डन। सेकेंड वन इज बीट। बीट्स क्या होता है, पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं बीट्स। ओके, बीट्स होती क्या है? अगेन ये भी रीडिस्ट्रीब्यूशन है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। कौन सी एनर्जी है? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी ऑफ 2 और मोर वेव्स, ऑफ 2 वेव्स, 2 वेव्स की ही लिख लेते हैं। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी ऑफ 2 वेव्स, 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं 2 वेव्स, इन redistribution of energy of 2 waves in moving in same direction, redistribution of 2 waves moving in same direction, moving in same direction, in same medium, दूसरा in same medium, ठीक है। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी ऑफ 2 और मोर वेव्स इन सेम डायरेक्शन इन सेम मीडियम ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी रहेगी क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो 2 वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी है ये थोड़ी डिफरेंट रहेगी। तो इंटरफेरेंस में क्या था, वहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी थी वो भी क्या थी, सेम, पर यहाँ पर जो हाईलाइटेड पॉइंट है फ्रीक्वेंसी इज डिफरेंट, और ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, स्लाइटली डिफरेंस है। अगर ज़्यादा डिफरेंस कर देंगे तो वेव्स बीट्स जो है नहीं बनेंगी। सो सी हियर, दिस इज द सोर्स ऑफ साउंड S1, ये एक वेव बना रहा है, दिस इज द फर्स्ट वेव, ओके, ये वेव। दिस इज द सोर्स ऑफ साउंड S2, ये भी एक वेव बना रहा है, ओके ओके। तो यहाँ से दिस इज हाफ 1, एक वेव, 2 वेव एंड 2.5, ठीक है। तो यहाँ पे लो एक मिनट, ये बन गई 3 वेव्स बन गई। तो यहाँ तक इसमें कितनी वेव्स बन रही हैं, दीज आर द 3 वेव्स। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर कितनी वेव्स बन रही हैं, 6 वेव्स। सो टोटल वेव्स आर 6। सो बीट्स की बात कर रहे थे। सो दिस इज द फर्स्ट सोर्स, दिस इज द सेकंड सोर्स। ये सोर्स यहाँ से यहाँ तक कितनी वेव्स कंप्लीट कर रहा है, तो ये कंप्लीट कर रहा है 3 वेव 1 सेकंड के अंदर। दिस इज फर्स्ट वेव, सेकंड वेव एंड थर्ड वेव। ये सोर्स कितनी वेव्स बना रहा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 5, मतलब 5-6 वेव्स बना रहा है, ठीक है। दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 5 5.5, मतलब 6 कर लेते हैं। तो मान लो ये 6 वेव बना रहा है। अगर यहाँ तक 6 वेव बन रही है, 3 बन रही है, तो इन दोनों की फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस कितना है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ वेव्स इन गिवन टाइम। तो यहाँ पर इस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम पीरियड है t, इस t टाइम पीरियड में ये 3 वेव्स बना रहा है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 3 हर्ट्ज। यहाँ से लेके यहाँ तक इसका टाइम पीरियड कितना है, इसका टाइम पीरियड भी t है। ये कितनी वेव्स बना रहा है, 6, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 6 हर्ट्ज। तो 2 सोर्स चाहिए कम से कम, इनकी फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा डिफरेंस चाहिए, दोनों सेम डायरेक्शन में चलनी चाहिए, तो एक बीट फॉर्म होती है। देखिए बीट कैसे फॉर्म होती है, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास एक सोर्स है साउंड का, S1 सोर्स जो है इसकी फ्रीक्वेंसी है 240 हर्ट्ज। एक दूसरा साउंड है, सोर्स है, उसकी फ्रीक्वेंसी है 260 हर्ट्ज। तो इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है, तो डिफरेंस इज 20 हर्ट्ज। तो 20 हर्ट्ज जो है डिफरेंस आ रहा है, तो इस डिफरेंस के कारण हमारे पास क्या सुनाई देंगी। एक्चुअली ये डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा है, डिफरेंस कम करना होगा। 240 की जगह हम लेते हैं 248,
विथ पिक 248, तो यहाँ पर कितना डिफरेंस आ रहा है, दिस इज 8। तो 8 बीट्स जो है हमें 1 सेकेंड के अंदर सुनाई देंगी। जितना फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होता है उतनी बीट्स हमें सुनाई देती हैं। व्हाट आर द बीट्स? नाउ लिसन, दिस इज अ फर्स्ट साउंड इज जस्ट लाइक अ Z से प्रोनाउंस करा, Z लेटर, दिस Z, ठीक है। लेट मी राइट हियर, बहुत मुश्किल है ये लिखना। सो दिस इज द फर्स्ट साउंड, ये वाला फर्स्ट साउंड है, दिस इज ऑफ द फ्रीक्वेंसी 240 हर्ट्ज, ठीक है। ओके, सो सेकंड साउंड, दिस इज ऑफ 248, तो ये साउंड है लाइक, तो दिस इज द सेकंड साउंड, ये सेकंड साउंड आ रहा है लेटर की फॉर्म में, दिस इज ऑफ 248। ओके, अब बीट कैसे सुनाई देगी? बीट इस फॉर्म लाइक तो देखिए एकदम से साउंड स्लो होते होते इंटरमीडिएट हो रहा है, मतलब एकदम से एनर्जी बढ़ रही है। ये जो एनर्जी बढ़ रही है दिस इज द बीट, ठीक है। तो बीट का रिजल्ट क्या होता है? बीट का रिजल्ट जो मिलता है हमें, रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट क्या रहेगा बीट का? रिजल्ट की बात करें, वी हियर, ठीक है, वी गेट अ, बीट का अगर रिजल्ट बोले, वी गेट अ इंटरमिटेंट लाउड साउंड, वी गेट अ इंटरमिटेंट लाउड साउंड, ठीक है। तो एकदम से बहुत जोर से जो साउंड जो हमें सुनाई देगा जब बीट फॉर्म होती है। वी गेट अ इंटरमिटेंट लाउड साउंड व्हेन बीट फॉर्म, व्हेन बीट फॉर्म, ठीक है। जब बीट फॉर्म होती है तो एक ये साउंड सुनाई देता है, दिस इज अबाउट द बीट। और नेक्स्ट वन इज, एक रह गया, दिस इज अबाउट द स्टेशनरी वेव्स। तो स्टेशनरी वेव्स को भी हम आगे पढ़ेंगे। सो ये हो गया बीट, तो लाइट के दो फिनोमेना, साउंड के दो फिनोमेना, या बोल सकते हैं वेव्स के दो फिनोमेना, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द थर्ड फिनोमेना ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव, दीज आर द स्टेशनरी वेव्स। ओके, ओके, स्टेशनरी वेव्स, ठीक है। तो स्टेशनरी वेव्स को स्टार्ट करते हैं। स्टेशनरी वेव्स का एक और नाम है, दिस इज अ स्टैंडिंग वेव, स्टैंडिंग, ठीक है, इसको ये भी बोल सकते हैं। और एक वेव हमने पहले पढ़ी है, इट वॉज अ ट्रेवलिंग वेव, ये हमने पढ़ा हुआ, ठीक है। ट्रेवलिंग वेव हमने पढ़ी हुई है, जिसका दूसरा नाम है प्रोग्रेसिव वेव, प्रोग्रेसिव, इसका सेकंड नाम है प्रोग्रेसिव। सो दिस इज द सेकंड नेम ऑफ दिस ट्रैवलिंग वेव, दिस इज अ प्रोग्रेसिव वेव। ओके, तो प्रोग्रेसिव वेव और स्टेशनरी वेव बोथ आर डिफरेंट। और ये स्टेशनरी वेव्स बनती कैसे हैं? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक रस्सी, कोई स्ट्रिंग है, दिस इज स्ट्रिंग, एनी ऑफ द स्ट्रिंग। जैसे गिटार में आपने देखा होगा, गिटार में, सितार में, वहाँ पे क्या होता है, जो स्ट्रिंग होती है वो बांधी हुई होती है ना, वो मतलब यहाँ पे भी बांधी हुई है और यहाँ पर भी बांधा हुआ उसको। तो इसके बीच में एक स्ट्रिंग है, हम उसको बीच में से प्लग करेंगे। जैसे हम उसको बीच में से प्लग करेंगे, ये वाला पार्टिकल यहाँ से उठकर यहाँ चला जाएगा और ये वाला पार्टिकल यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा। तो एनर्जी ऐसे ट्रांसमिट होगी, ठीक है, यहाँ से यहाँ, फिर ये एनर्जी, और ये जब नीचे जाएगा तो यहाँ से यहाँ। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेशनरी वेव। ओके, सो दिस वन, सो ये जो बीच वाला पार्टिकल है, ये बीच वाला पार्टिकल कभी ऊपर जाएगा और कभी नीचे आएगा। तो दिस इज अ वन स्टेशनरी वेव। ये क्या बन रही है? वन स्टेशनरी वेव। दिस इज वन स्टेशनरी वेव, ओके, ये एक स्टेशनरी वेव है। ट्रैवलिंग वेव क्या होती है? व्हाट इज अ ट्रैवलिंग वेव? ये मतलब यहाँ से हमने एक एनर्जी को ऐसे झटका दिया, ये मतलब एंड फिक्स नहीं है, ठीक है, ये वाला एंड फिक्स कर देते हैं, एक एंड फिक्स कर देते हैं, इसमें दूसरा एंड फिक्स नहीं है। जैसे हम इसको ऐसे झटका देंगे, ये वाला पार्टिकल पहले क्रेस्ट बनता है, फिर उसके बाद ये वाला पार्टिकल क्रेस्ट बनेगा, फिर ये वाला पार्टिकल क्रेस्ट बनेगा, फिर ये वाला पार्टिकल क्रेस्ट बनेगा। तो एनर्जी जो है इस फॉर्म में ऐसे ऐसे ट्रैवल करती है। तो ट्रैवलिंग वेव में क्या होता है, जितने भी यहाँ पर पार्टिकल होते हैं, सारे पार्टिकल क्या बनते हैं? सारे पार्टिकल क्रेस्ट बनते हैं, ऐसे नीचे को सारे पार्टिकल ट्रफ भी बनते हैं। स्टेशनरी वेव में ऐसा नहीं होता।
स्टेशनरी वेव में ये दोनों एंड बंधे हुए होते हैं, ये दोनों एंड फिक्स हैं। ये पार्टिकल कभी नहीं उठ सकता और ये वाला पार्टिकल भी कभी नहीं उठ सकता। ये जो बीच वाला पार्टिकल है इसी का डिस्प्लेसमेंट हर बार मैक्सिमम होगा, इसी का डिस्प्लेसमेंट हर बार मैक्सिमम होगा। तो एक ही पार्टिकल है जो लगातार क्रस्ट बनेगा, यहाँ वाला पार्टिकल बस यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक वापस आएगा। ये वाला पार्टिकल ये सिर्फ इतनी ही डिस्प्लेसमेंट करता रहेगा। तो इसमें स्टेशनरी वेव्स के अंदर तो हमने याद क्या रखना है, स्टेशनरी वेव्स के अंदर जो हर एक पार्टिकल क्रेस्ट नहीं बनता, ठीक है। स्टेशनरी वेव के अंदर ये पार्टिकल अगर क्रेस्ट बना है तो यही पार्टिकल क्रेस्ट बनेगा, ये वाला पार्टिकल कभी क्रेस्ट नहीं बनेगा, ये वाला पार्टिकल कभी क्रेस्ट नहीं बनेगा। ये जो पार्टिकल है ये थोड़ा सा क्रेस्ट बनेगा, मतलब थोड़ा सा ऊपर उठेगा, एग्जैक्ट यहाँ तक नहीं पहुँच सकता। ऐसे नीचे को भी यहाँ तक तो जा सकता है पर यहाँ तक नहीं आ सकता है। सो दिस इज द स्टेशनरी वेव। सो आई होप आप समझ चुके हैं कि व्हाट इज द स्टेशनरी वेव, व्हाट इज द ट्रैवलिंग वेव। स्टेशनरी वेव्स के अंदर हर पार्टिकल क्रेस्ट और ट्रफ नहीं बनता। स्टेशनरी वेव्स के अंदर ये जो पार्टिकल्स हैं, ये वाला पार्टिकल यही क्रेस्ट बनेगा, यही ट्रफ बनेगा। ट्रैवलिंग वेव में जितने भी पार्टिकल्स हैं, दिस इज फर्स्ट पार्टिकल, सेकंड, थर्ड, जितने भी पार्टिकल्स हैं सारे क्या बनेंगे, सारे पार्टिकल क्रेस्ट एंड ट्रफ बनेंगे। ओके, सो इसको अभी लिख लेते हैं। So let's write the definition of the stationary wave. Stationary wave की definition क्या रहेगी? So here stationary wave के अंदर क्या होता है? Definition. Okay. So two waves of same frequency move in opposite direction, इसमें डायरेक्शन ऑपोजिट रहती है, ठीक है। जो बीट पड़ा और इंटरफेरेंस उसमें डायरेक्शन क्या थी, सेम थी, दोनों वेव एक ही डायरेक्शन में चलती है। इसमें क्या होता है, यहाँ से वेव जाने वाला, ये वेव इस और जा रहा है, ये जाने वाला वेव, दिस इज ट्रांसमिटेड वेव, ट्रांसमिटेड, ठीक है। इससे रिफ्लेक्ट होके ये वेव वापस आ रही है, ठीक है, दिस इज रिफ्लेक्टेड वेव। ये कौन सा हो गया, रिफ्लेक्टेड वेव। तो एक जाने वाली वेव और दूसरी वापस आने वाली वेव। तो ये जो वेव है ट्रांसमिटेड और रिफ्लेक्टेड, ये क्या बना रही है, दोनों मिलके दोनों सुपर इम्पोज हो रही है। ये वाला पार्टिकल लगातार क्रेस्ट बन रहा है और ये वाले पार्टिकल कभी क्रेस्ट नहीं बनेंगे जो साइड्स में है, ये बंधे हुए हैं, ठीक है। सो ये होगा। तो टू वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन, द रिजल्टेंट ऑफ दिस वेव गिव्स द resultant of these waves gives stationary waves। क्या मिलेगा, स्टेशनरी वेव्स। तो इसमें स्टेशनरी वेव मिलेगी, ठीक है। दीज आर द स्टेशनरी वेव, सेम फ्रीक्वेंसी, मूव्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन और सेम मीडियम भी होगा, ठीक है। मीडियम की बात करें, ये भी सेम मीडियम में होती हैं, इन सेम मीडियम, ओके। उसके बाद वी कैन ऑल्सो राइट स्टेशनरी वेव क्या है। स्टेशनरी वेव जो है दिस इज रिजल्टेंट ऑफ ट्रांसमिटेड वेव प्लस रिफ्लेक्टेड वेव, ठीक है। इन दोनों का क्या है, ये सम है। देखिए वेव कैसे बनती है, या ये फर्स्ट एंड है और ये सेकंड एंड है। ये वेव यहाँ से जा रही है ऐसे, दिस इज द ट्रांसमिटेड वेव, ये वेव इधर ट्रांसमिट हुई, ठीक है। अब ये पार्टिकल यहाँ पर बंधा हुआ है और हमने पिछले चैप्टर में देखा था रिफ्लेक्शन वाले टॉपिक में, पिछली वीडियो के अंदर, जब पार्टिकल बंधा हुआ हो ये डेंसर मीडियम की तरह एक्ट कर रहा है। अगर ये पार्टिकल डेंसर है तो वेव को जब ये रिफ्लेक्ट बैक करेगा तो आउट ऑफ फेस रिफ्लेक्ट करेगा, तो ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा, ऐसे वापस भेजेगा, ठीक है। तो इसमें एक चलने वाली वेव, दिस इज ट्रांसमिटेड वेव, और दूसरी रिफ्लेक्टेड वेव, इन दोनों का सम होता है। या फिर हम कह सकते हैं इन वन स्टेशनरी वेव, और वी कैन से इन वन स्टेशनरी वेव, in one stationary wave there are two traveling waves, ट्रैवलिंग भी बोल सकते हैं, प्रोग्रेसिव वेव्स भी बोल सकते हो। यहां पर देखिए, सी हियर,
ये वेव इधर को ट्रैवल कर रहा है, दिस इज वेव ट्रैवलिंग इन दिस साइड, ये वेव इधर को ट्रैवल कर रहा है, दिस वेव ट्रैवलिंग इन दिस साइड। ओके, तो दो ट्रैवलिंग वेव, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दो ट्रैवलिंग वेव बनके, दो ट्रैवलिंग वेव मिलके क्या बना रहे हैं, एक स्टेशनरी वेव बना रही है। सो दिस इज अबाउट द स्टेशनरी वेव। अब स्टेशनरी वेव के हम टाइम पीरियड से साउंड की वेव्स कैसे स्टेशनरी वेव बनती हैं उसके ग्राफ को हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे। सो ग्राफ ऑफ स्टेशनरी वेव। तो यहाँ पर देखिए स्टेशनरी वेव्स की डेफिनेशन के बाद इसका ये ग्राफ कैसे बनता है टाइम के अकॉर्डिंग। अभी हमने देखा स्टेशनरी वेव में क्या होता है, ये वाला एंड और ये वाला एंड, दो एंड बंधे होते हैं, इनके बीच में एक स्ट्रिंग होती है, ठीक है। जैसे इसको बीच में प्ले करते हैं, दिस इज द ट्रांसमिटेड वेव, तो इस डेंसर पार्टिकल से रिफ्लेक्ट होकर एक वेव वापस आती है, दिस इज द रिफ्लेक्टेड वेव। तो दिस वन एंड दिस वन, दो ट्रैवलिंग वेव मिलके एक स्टेशनरी वेव बनाते हैं, दिस इज द वन स्टेशनरी वेव। ये वाला पार्टिकल जो कभी क्रस्ट नहीं बनेगा और ये वाला पार्टिकल जो कभी क्रस्ट नहीं बनेगा, इन पार्टिकल्स हम बोलते हैं नोड। नोड मतलब जो पार्टिकल कभी अपनी पोजीशन से नहीं उठेगा, दिस इज ऑल्सो नोड। ओके, और ये वाला पार्टिकल जो हमेशा क्रस्ट बनता रहेगा, यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक, ये पार्टिकल जो हमेशा क्रस्ट बनता रहेगा और ये हमेशा ट्रफ बनता रहेगा, इस पार्टिकल को हम बोलते हैं एंटी नोड, एंटी नोड, ठीक है। सो दिस इज एंटी नोड एंड नोड। ओके, अब नोड और एंटी नोड की बात करें, एक नोड से दूसरी नोड तक डिस्टेंस कितना होता है, दिस इज हाफ वेव। नोड टू नोड, अगर नोड से नोड की बात करें, नोड टू नोड कितना डिस्टेंस होगा, दिस इज लैम्डा बाय 2, आधी वेव बन रही है, सी दिस इज द हाफ वेव, दिस इज द कंप्लीट वेव, ये एक कंप्लीट वेव होती है, इस कंप्लीट वेव की लेंथ कितनी होती है, दिस इज द लैम्डा, और ये हाफ पोर्शन है, हाफ पोर्शन कितना होता है, दिस हाफ पोर्शन इज लैम्डा बाय 2, दिस इज लैम्डा बाय 2। ओके, सो नोड टू नोड डिस्टेंस इज लैम्डा बाय 2, नोड टू एंटी नोड, दिस इज द एंटी नोड, नोड से एंटी नोड तक का ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना रहेगा नोड से एंटी नोड, दिस इज लैम्डा बाय 4। वी कैन राइट नोड टू एंटी नोड, नोड टू एंटी नोड ये डिस्टेंस रहेगा लैम्डा बाय 4, ठीक है, एक वेव का चौथा हिस्सा ये वाला पार्ट, ठीक है। अब जो नोड्स होते हैं दीज आर एट हाई प्रेशर, इनको बोलते हैं हाई प्रेशर पॉइंट, इस पे प्रेशर जो है हमेशा हाई रहेगा, हाई प्रेशर, ठीक है। और ये जो एंटी नोड्स होते हैं दीज आर द लो प्रेशर, लो प्रेशर, ठीक है, दीज आर द लो प्रेशर पॉइंट, कौन से, एंटी नोड। एग्जाम्पल लेके समझते हैं, देखिए यहाँ पर ना एक टुकड़ा पड़ा हुआ है, दिस इज द एनी ऑफ द पीस, यहाँ से एक एनर्जी आ रही है और ये एनर्जी इस टुकड़े को उठाने की चाह रही है, दिस इज द एनर्जी, दिस एनर्जी ट्राई टू पुल दिस ऑब्जेक्ट और पुश दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये खींचना चाहती है, पुश करना चाहती है, उधर को धक्का पुल करना चाहती है। तो जैसे ही इसको ऊपर को उठाना चाहती है, ये एनर्जी आई, ये एनर्जी इसको ऊपर की तरफ उठाना चाहती है। जैसे ये एनर्जी इसको ऊपर की तरफ उठाना चाहती है, इसमें दो प्रोबेबिलिटीज़ हैं, या तो ये वाला पार्टिकल इसके कहना मान के अपने आप ऊपर को ऐसे चला जाएगा, दूसरा अगर ये पार्टिकल यहाँ पर बांधा हुआ है, ये यहाँ पर बांधा हुआ है, तो ये एनर्जी इसको प्रेशर देती रहेगी, एनर्जी देती रहेगी, ये ऐसे वहाँ से बंधा हुआ है, अब यहाँ से एनर्जी लगातार मिल रही है तो इसमें प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। ये बिल्कुल कुछ ऐसे है, अगर देखिए यहाँ पर हमारे पास एक पीस का, ये एक टुकड़ा है पीस का, ठीक है, यहाँ से एक वेव आ रही है, ये वेव इसको दबाना चाह रही है, अगर तो ये ऐसे दब रहा है, ठीक है, मतलब इसके अकॉर्डिंग ऐसे मूवमेंट कर रहा है, दोबारा से ये वेव यहाँ पर एक पीस है, ये वेव यहाँ से आ रही है और यहाँ से आके इसको यहाँ से ऐसे ऊपर की ओर ले जाना चाह रही है। अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो ठीक है, दिस आर एट लोड प्रेशर। दूसरा, अगर फिर से वेव ऐसे आ रही है, अब ये वेव इसको ऊपर की तरफ उठाना चाहती है पर ये उठ नहीं रहा, ये यहीं पर रहेगा, तो एनर्जी लगातार इस पार्टिकल को मिलती रहेगी, तो इसमें प्रेशर, जो एनर्जी मिलने से इसमें प्रेशर क्या होगा, लगातार बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, नोड्स जो होते हैं ये हाई प्रेशर पॉइंट है, क्योंकि लगातार एनर्जी मिलने पर भी ये ऊपर नहीं उठते हैं, ठीक है। और ये जो पॉइंट ऊपर उठ के जिन्होंने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, ये क्या बन जाएंगे, एंटी नोड। ओके, सो दीज आर अबाउट द नोड्स एंड एंटी नोड। ओके, अब मूव ऑन करते हैं इस ग्राफ की ओर दोबारा से। ये जो वेव है इसका टाइम पीरियड कैसे होता है, दिस इज टाइम पीरियड 0, तो ये हाफ हो गया t/2, तो ये कितना हो जाएगा, पूरी वेव बनने के लिए कितना टाइम लगा, दिस टाइम इज t।
यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना टाइम लगेगा, t/2। इन दोनों के बीच का टाइम कितना होगा, t/4। इन दोनों के बीच का टाइम कितना होगा, दिस इज 3t/4। अब ये पार्टिकल, ये है चलने वाली वेव जो इधर को वेव जा रही है, ठीक है। अब देखिए दिस इज द ट्रांसमिटेड वेव, ये है ट्रांसमिटेड वेव, ट्रांसमिटेड वेव, ये एक ट्रांसमिटेड वेव है, ये इस डायरेक्शन में जा रही है, ओके। दूसरा, इस ट्रांसमिटेड वेव के बाद ये देखिए, इसको मैंने मतलब इसका टाइम पीरियड लिखे, टाइम t0 पे ये पार्टिकल यहाँ पर है, ठीक है, ओके। ये वाला पार्टिकल क्या बन चुका है, दिस पार्टिकल फॉर्म्स द क्रेस्ट, ये पार्टिकल यहाँ पर है। उसके बाद ये वाला पार्टिकल क्या बन चुका है, ट्रफ। उसके बाद ये वाला पार्टिकल यहाँ पर है। ये एक ट्रैवलिंग वेव है, दिस इज अ ट्रैवलिंग वेव, ये इस डायरेक्शन को लगातार जा रही है। उसके बाद टाइम, जब ये टाइम 0 से t/4 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जो ये वाला पार्टिकल है ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा क्रेस्ट। और ये वाला पार्टिकल क्या है, ये दोबारा नीचे आ जाएगा। या हम ऐसे सोच सकते हैं, ऐसे पढ़ सकते हैं कि जब ये पार्टिकल स्टार्टिंग में टाइम t0 में अगर ये पार्टिकल क्रेस्ट है तो उसके बाद ये वाला पार्टिकल क्रेस्ट बनेगा, तो ये गैप के बाद ये वाली क्रेस्ट कहाँ पहुँच जाएगी, यहाँ पर पहुँच जाएगी, ये क्रेस्ट यहाँ पर पहुँच जाएगी। ये ट्रफ कहाँ पे पहुँच जाएगा, ये ट्रफ यहाँ पहुँच जाएगा t/4 टाइम के बाद, तो ये ट्रफ यहाँ पे पहुँच जाएगा, ठीक है। फिर से सुनिए, ये पार्टिकल यहाँ पर है, ठीक है। टाइम t/4 में कितना फेस चेंज आता है, देखिए यहाँ पर 0, 90, 180, 270, 360, तो हर t/4 में 90 डिग्री का फेस चेंज आता है, ठीक है। तो ये वाला पार्टिकल, अब इसका फेस 0 था, तो नेक्स्ट पार्टिकल में, ठीक है, इसका फेस बाय 90 डिग्री चेंज हो जाएगा। आपने इसको बनाने के लिए जो परफेक्ट वे है जिसको हम बोलते हैं उसको सोचना है, आपने सिर्फ क्रेस्ट को देखना है, ठीक है। अभी ये क्रेस्ट यहाँ पर पहुँचा है, t/4 टाइम के बाद ये क्रेस्ट यहाँ पर पहुँच जाएगा, तो इस क्रेस्ट को यहाँ पर लेके आओ। उसके बाद t/4 टाइम ये क्रेस्ट यहाँ पर पहुँच जाएगा, तो ये देखिए यहाँ पर पहुँच गया क्रेस्ट। उसके बाद t/4 में ये क्रेस्ट यहाँ पर पहुँच जाएगा, तो सी हियर इज द क्रेस्ट। उसके बाद फिर से नेक्स्ट पिक्चर जो है यही निकल के आएगी। सो दिस इज द ट्रांसमिटेड वेव, ओके। सो ये ट्रांसमिटेड वेव इस और जा रहा था। अब एक दूसरा वेव आएगा जो यहाँ से टकराने के बाद, इस इंटरफेस पे टकराने के बाद इधर को वापस आएगा, जिसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड वेव, ठीक है। एक रिफ्लेक्टेड वेव आ रहा है, ओके। तो ये वेव भी मान लेते हैं कि सेम फेस में आ रहा है, दिस इज द रिफ्लेक्टेड वेव। तो ये येलो कलर वाला वेव कौन सा है, दिस इज द रिफ्लेक्टेड वेव। यहाँ से यहाँ आएगा, ये यहाँ से यहाँ आएगा, सो दिस इज द रिफ्लेक्टेड वेव, ओके। सो वाइट वाला ट्रांसमिटेड, वाइट वाली वेव इधर को जा रही थी और यहाँ से टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट इधर को होके आ रही है। सो ये सेम फेस में आ रही है रिफ्लेक्ट होके, मान लो, तो ये रिफ्लेक्टेड वेव ऐसे आ रहा है, दिस इज द रिफ्लेक्टेड वेव, ओके। अब ये वाला क्रेस्ट यहाँ पर है। अब नेक्स्ट 0 से जब टाइम t/4 हो जाएगा, जब टाइम में t/4 का चेंजेस आएगा, अब ये वेव इधर को आ रही है, तो ये क्रेस्ट कहाँ पहुँचना चाहिए, तो आंसर है ये क्रेस्ट यहाँ पहुँचना चाहिए। अगर ये क्रेस्ट यहाँ पहुँचेगा, ये वाला ट्रफ, अगर ये ट्रफ यहाँ पहुँचेगा तो इसकी नेक्स्ट पिक्चर क्या होगी। अभी देखिए ये ट्रफ, येलो वाले पॉइंट को देखिए, ये ट्रफ यहाँ है, नॉट क्रेस्ट इट्स ट्रफ, ये ट्रफ यहाँ है, ये इधर को चल रहा है, तो t/4 पे अब इस पार्टिकल को ट्रफ बनना होगा, तो इसको ट्रफ बनाते हैं। सो हियर इज द ट्रफ, ये ट्रफ यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। ये वाला क्रेस्ट जो है t/4 में इधर चल रहा है, ये क्रेस्ट t/4 में यहाँ पहुँच जाएगा, सो हियर इज द वेव, ओके। ये 0 वाला पॉइंट, ये 0 वाला पॉइंट टाइम t/4 के बाद यहाँ पहुँच जाएगा, तो ये 0 वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा। इन सब पॉइंट्स को मिलाते हैं, सो वेव इज लाइक दिस वन, सो दिस इज द रिफ्लेक्टेड वेव। तो t/4 टाइम में इस तरह का कौन सा वेव बनेगा, दिस इज द रिफ्लेक्टेड वेव, ओके। फिर t/4 का चेंज आता है, दिस इज टाइम t0, t/4 के बाद टाइम कितना आता है, दिस इज 3t/2, ओके। 3t/2 के बाद कितना आ जाएगा, 0 t/4, ओके। लेट मी करेक्ट दिस, दिस इज हियर t/4 के बाद आएगा t/2, t/2 के बाद आएगा 3t/4, ओके। 3t/4 के बाद टाइम आ जाएगा t, और ये t वाली वेव यही होगी, ठीक है। दोबारा से यही पिक्चर होगा, जो टाइम t0 पे है घूम के वही, देखिए यहाँ से दोबारा वेव स्टार्ट हो जाएगी, सी हियर।
अगेन वही वेव स्टार्ट हो जाएगी। तो जो एक्शन टाइम t 0 में हो रहा है वही एक्शन टाइम t इज इक्वल टू टी में भी होगा, ठीक है। तो ये t इज इक्वल टू टी वाली वेव यहाँ पर नहीं बनाएंगे, t इज इक्वल टू टी, ये वेव यहाँ पर बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका एक्शन यही है, तो उसको 4 पार्ट में हम बनाएंगे। ओके, अब फिर से रिफ्लेक्टेड वेव कंप्लीट करते हैं। ये क्रेस्ट यहाँ पर है, ये क्रेस्ट अभी थोड़े समय में यहाँ पहुँच जाएगा। ओके, सो सी द थर्ड पार्ट। ओके, ये ट्रफ यहाँ पर है, ये ट्रफ यहाँ पे पहुँचेगा। ओके, सी ये ट्रफ को हमने यहाँ पहुँचा दिया क्योंकि ये वेव इधर को चल रहा है। दिस ट्रफ रीच इज हेयर, सो दिस ट्रफ हेयर। ये क्रेस्ट यहाँ पहुँचेगा तो हेयर इज द क्रेस्ट, ये इसका क्रेस्ट आ गया। तो ये जो 0 पॉइंट है इधर को चल रहा है t/4 में, ये 0 पॉइंट यहाँ पहुँचेगा। सो सी हेयर इज द 0 पॉइंट। सो नेक्स्ट डायग्राम इज दिस वन। सो दिस इज द नेक्स्ट फेस ऑफ रिफ्लेक्टिंग वेव। तो ये वेव रिफ्लेक्ट होके आ रहा है। ओके, अब नेक्स्ट t/4 टाइम में ये क्रेस्ट यहाँ पहुँचेगा तो यहाँ पे बनाएंगे, ये क्रेस्ट यहाँ पहुँचेगा, ये क्रेस्ट यहाँ, ये ट्रफ यहाँ पहुँचेगा तो इसका ट्रफ यहाँ पे बनाएंगे। सो दिस ट्रफ रीचेस हियर। ओके, दिस ट्रफ शुड बी हियर, ये वाला ट्रफ यहाँ पर आएगा, ये हो गया। ओके, तो उसके बाद ये 0 पॉइंट कहाँ पहुँचेगा, ये 0 पॉइंट यहाँ आ जाएगा। सो दिस 0 पॉइंट शुड बी हियर। ओके, join all these points we get a wave like this। तो दिस इज द रिफ्लेक्टेड वेव। रिफ्लेक्टेड वेव की डायरेक्शन इस साइड को है। ओके, सो यहाँ पर देखिए 2 वेव्स बन चुकी हैं। दिस इज द वाइट वन इज द ट्रांसमिटेड वेव एंड येलो वन इज द रिफ्लेक्टेड वेव। अब जब इन दोनों का सुपरपोजिशन हो रहा है तो सुपरपोजिशन में हमने पढ़ा है अगर सेम वेव जैसे क्रेस्ट पर क्रेस्ट मिलती है, अगर क्रेस्ट में क्रेस्ट सुपर इम्पोज होता है तो हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूटेड कैसे होती है। अगर एक क्रेस्ट में दूसरा क्रेस्ट मिलता है तो रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट बढ़ जाएगा। या फिर ऐसा देखा है अगर एक क्रेस्ट में एक ट्रफ मिलता है, एक क्रेस्ट में एक ट्रफ मिलेगा तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा क्योंकि ये प्लस और माइनस क्या कर देंगे 0। तो रिजल्टेंट हम बनाएंगे, देखिए दिस इज ट्रांसमिटेड, वाइट वन इज ट्रांसमिटेड, येलो वन इज रिफ्लेक्टेड। व्हाट इज रिजल्टेंट, रिजल्टेंट इज दिस वन इज द रिजल्टेंट। सो दिस वन इज द रिजल्टेंट। ये रेड वाली वेव कौन सी है, दिस इज द रिजल्टेंट वेव। तो दिस इज रिफ्लेक्टेड, दिस इज ट्रांसमिटेड, दिस इज +5, ये +5 है और ये -5, +5 -5 0। तो यहाँ पर जो रेड वाला दिस इज द रिजल्टेंट वेव। सो हियर इज द रिजल्टेंट। यहाँ पर भी ये वाला क्या होगा, दिस इज द रिजल्टेंट। सो रेड पोर्शन इज द रिजल्टेंट और यहाँ पर क्या होगा, दिस शुड बी द रिजल्टेंट। ओके, दिस शुड बी द रिजल्टेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट द वेव। ये स्टेशनरी वेव का ग्राफिकल फॉर्म है। सो दिस इज द ग्राफिकल फॉर्म ऑफ अ स्टेशनरी वेव, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स। स्टेशनरी वेव्स, तो स्टेशनरी वेव का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम इस प्रकार कर सकते हैं। इसके बाद जो टाइम टी में मिलेगा यही पिक्चर दोबारा से हमें निकल के मिलेगी, ठीक है। तो कलर्स के अकॉर्डिंग लिख देते हैं। ये वाला कौन सा वेव है, रेड कलर वाला, दिस इज रिजल्टेंट, रिजल्टेंट, ठीक है। ये वाला वेव कौन सा हो गया, रिजल्टेंट। ओके, वाइट वाला वेव कौन सा है, यहाँ पे लिखा हुआ है दिस वाइट वेव, दिस इज द ट्रांसमिटेड वेव। और येलो वाला कहाँ गया, दिस इज द येलो वेव। ओके, येलो वाले को हम लिखेंगे दिस इज द रिफ्लेक्टेड वेव, ठीक है। ये येलो वाला कौन सा है, रिफ्लेक्टेड। सो दिस इज अबाउट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो नोड हो गया हाई प्रेशर पॉइंट, एंटी नोड हो गया लो प्रेशर पॉइंट, नोड टू नोड डिस्टेंस हो गया, नोड टू एंटी नोड डिस्टेंस, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी। अब लास्ट में हम लिखेंगे कि स्टेशनरी वेव और ट्रैवलिंग वेव में डिफरेंस क्या होता है और इसकी इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, स्टेशनरी वेव का इक्वेशन कैसे फॉर्म होता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द इक्वेशन फॉर स्टेशनरी वेव। ये स्टेशनरी वेव की इक्वेशन कैसे बनती है, पहले लिखते हैं ट्रांसमिटेड वेव के लिए। जो वेव ट्रांसमिट कर रहे थे हम, ट्रांसमिटेड वेव का इक्वेशन क्या आएगा, ट्रांसमिटेड वेव का इक्वेशन है y इज इक्वल टू a sin kx माइनस ओमेगा टी। सो a इज एम्पलीट्यूड, sin kx माइनस ओमेगा टी।
जब वेव रिफ्लेक्ट होता है, रिफ्लेक्टेड, ठीक है, जब वेव रिफ्लेक्ट होकर वापस आता है, रिफ्लेक्टेड वेव, इसकी इक्वेशन क्या है, दिस इज वाई डैश ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी, प्लस की हो जाएगा क्योंकि रिफ्लेक्टेड वेव की डायरेक्शन इस साइड है, ठीक है। सो दिस इज रिफ्लेक्टेड वेव। अब जब दोनों सुपर इम्पोज हो रही हैं, y इज इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू, कंसिडर दिस इज वाई वन और ये वाला वेव वाई टू, दिस इज वाई टू, ओके। तो सुपर इम्पोज हो गई, स्टेशनरी वेव बनी, तो यहाँ पर लिखेंगे ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी, ओके। टेक ए कॉमन लीजिए, यहाँ पर क्या बचेगा, साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ओके, प्लस साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी, तो ये बन जाएगा। सो सी हियर दिस इज साइन सी प्लस साइन डी। साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन सी प्लस साइन डी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन सी प्लस साइन डी का, दिस इज टू साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। सो दिस इज द फॉर्मूला, सो दिस इज टू साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। सो दिस इज द फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से हम सॉर्ट आउट करेंगे, ओके। तो ये फॉर्मूला लगाइए यहाँ पर, दिस इज रिजल्टेंट y इज इक्वल टू ए इज एम्पलीट्यूड, साइन c प्लस डी है ना, a दिस इज टू साइन आएगा ना, तो टू भी इसके साथ मिलाएंगे, दिस इज टू ए साइन c प्लस डी, ये दिस इज c प्लस डी, इन दोनों को ऐड करेंगे, ओमेगा टी कट जाएगा, ये क्या देगा, टू के एक्स को 2 से डिवाइड करेंगे, दिस इज के एक्स, तो ये क्या बनेगा 2a साइन के एक्स, ओके। उसके बाद हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे इसको, उसका कॉस सी माइनस डी, दिस इज कॉस सी माइनस डी, दिस इज योर सी, देखिए ये है सी और ये है डी, दिस वन इज डी, सी में से डी माइनस करो, इसमें से ये माइनस करेंगे, के एक्स से के एक्स कट जाएगा, दिस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा, दिस इज माइनस टू ओमेगा टी डिवाइड बाई टू, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, ओके। तो इसको हम फिर से लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 2a साइन के एक्स, ओके, कॉस ओमेगा टी, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा के इक्वल होता है। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द स्टेशनरी वेव, ठीक है, याद रखिए, कॉस ऑफ माइनस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा, दिस इज योर थीटा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा के ही इक्वल होता है मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर द स्टेशनरी वेव, ये है इक्वेशन स्टेशनरी वेव का, दिस इज स्टेशनरी वेव, ओके। और जो सेकंड वन है, दिस इज ट्रैवलिंग वेव, ये है इक्वेशन ट्रैवलिंग वेव का, ट्रांसमिटेड या ट्रैवलिंग वेव, ठीक है। सो ट्रैवलिंग वेव हो गया, स्टेशनरी वेव हो गया। ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है, दिस इज, ये जो फर्स्ट पार्ट है 2a साइन एक्स, 2a साइन एक्स रिप्रेजेंट करता है एम्पलीट्यूड को, दिस रिप्रेजेंट एम्पलीट्यूड, ठीक है। और ये जो पीछे वाला पार्ट है, दिस रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी, दिस रिप्रेजेंट्स द फ्रीक्वेंसी। अब इससे हम एग्जैक्ट पोजीशन और फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। हाउ कैन वी कैलकुलेट, लेट्स सी हाउ कैन वी कैलकुलेट द पोजीशन एंड फ्रीक्वेंसी फ्रॉम दिस इक्वेशन। अब लास्ट में हमें देखना है ये जो इक्वेशन है कैसे एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करिए। y इज इक्वल टू, स्टेशनरी वेव का इक्वेशन क्या बना, 2a साइन के एक्स इंटू कॉस ओमेगा टी, सो दिस इज द कॉस ओमेगा टी, ओके। तो ये जो कॉस ओमेगा टी है ये रिप्रेजेंट करता है फ्रीक्वेंसी को और ये करता है एम्पलीट्यूड को, ओके। अब मान लीजिए हमने किसी वेव की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, सो दिस इज द वेव, दिस इज द टाइम t/4, ये टाइम t/4 है, t/4 पे इस इक्वेशन से हमें स्टेशनरी वेव की पोजीशन आइडेंटिफाई करनी है कि स्टेशनरी वेव की इक्वेशन पोजीशन क्या होगी। सो दिस इज द एम्पलीट्यूड a और a, ठीक है। तो कैसे इसको पता करेंगे, सो सी हियर y इज इक्वल टू 2a ऐसे रहेगा, साइन k को क्या लिखेंगे, k क्या होता है, दिस इज 2π/λ प्रोपेगेशन कांस्टेंट, पोजीशन x कहाँ पर पहुँच चुका है, x की पोजीशन क्या है, हाउ कैन वी राइट, दिस इज द पोजीशन ऑफ x, और ये पोजीशन कितनी आई, दिस इज λ/4, तो यहाँ पर पुट करेंगे λ/4,
और ये cos ओमेगा टी ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो ये लैम्डा 4 से लैम्डा बाई 4 कट जाएगा, दिस इज 2 से 2 कट जाएगा, ये क्या आ जाएगा, दिस इज 2 साइन 90, ये क्या बन गया साइन 90। साइन 90 क्या होता है 1, ये साइन 90 बन रहा है, देखिए इसको काटेंगे 2 1 द 2 4 टू द 2, ठीक है, ये 2 टू द 4, तो ये बन जाएगा, इसका कटिंग होगा, दिस इज साइन पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 बना, साइन पाई बाय 2 कितना होता है 1 होता है, तो 1 को 2a से मल्टीप्लाई करेंगे तो एम्पलीट्यूड कितना आ जाएगा 2a, सो दिस इज द एम्पलीट्यूड पार्ट, और ये क्या बन जाएगा कॉस ओमेगा टी, जो भी इसकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जब हम यहाँ पर पुट करते हैं दिस पॉइंट इज लैम्डा बाय 4, तो एम्पलीट्यूड कितना है 2a, तो दिस इज द a प्लस a कितना आता है 2a। सो इस तरह से k की वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगी हर बार 2 पाई बाय लैम्डा, x की पोजीशन बार बार चेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ पर x कितना ट्रैवल कर चुका है, दिस x इज लैम्डा बाय 2, तो अगर x को लैम्डा बाय 2 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा साइन 180 0 हो जाएगा, 0 इंटू 0 इज और 2a इज 0, तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा 0। तो ऐसे इस इक्वेशन से हम एग्जैक्ट पोजीशन वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज अबाउट द पोजीशन। तो लास्ट हम स्टेशनरी वेव और ट्रैवलिंग वेव इनके कंपैरिजन पे इसको टॉपिक को ख़त्म करेंगे। ट्रैवलिंग वेव को प्रोग्रेसिव वेव भी बोलते हैं, स्टेशनरी वेव। देखिए स्टेशनरी वेव में क्या होता है, अगेन ये 2 पॉइंट्स बंधे हुए हैं, दीज आर द पॉइंट्स, हेयर इज द वेव, इस स्ट्रिंग को प्लग करेंगे तो दिस इज द ट्रांसमिटेड वेव, और जो इससे स्ट्राइक होकर वापस आ रही है दिस इज द रिफ्लेक्टेड वेव। ओके, ये वाला पार्टिकल हमेशा क्रेस्ट बनेगा। ट्रैवलिंग में हमने क्या देखा, ट्रैवलिंग में ऐसा नहीं होता, ये एक रस्सी है, इसका पहले ये पार्टिकल क्रेस्ट बनता है, फिर ये पार्टिकल, फिर ये पार्टिकल, फिर ये पार्टिकल, सारे पार्टिकल क्रेस्ट बनते हैं। तो ये ट्रैवलिंग वेव ऐसे लगातार आगे आगे चलता रहता है, ठीक है। हर पार्टिकल जो है क्रेस्ट एंड ट्रफ बनते हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, जो एनर्जी है, एनर्जी डू नॉट ट्रैवल, एनर्जी जो है आगे ट्रैवल नहीं करती है। कैसे, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक एनर्जी, क्या इस वेव के अंदर एनर्जी है, तो आंसर है एनर्जी है, क्योंकि अगर एनर्जी है, इस स्ट्रिंग को जैसे ही हम यहाँ से प्लग करते हैं गिटार के अंदर ऐसे तार लगी हुई है, उसको बीच में से ऐसे प्लग करेंगे तो गिटार की जो स्ट्रिंग है ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगी, वो एनर्जी उस गिटार की स्ट्रिंग के बीच में ही रहेगी, उसके आगे नहीं चले जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स जिनको हम नोड बोलते हैं, एनर्जी इन दोनों नोड्स के बीच में बंधी हुई रहेगी। सो देयर इज एनर्जी बट एनर्जी इज नॉट ट्रांसमिटेड थ्रू आउट, ठीक है। हर जगह एनर्जी आगे नहीं बढ़ रहा है, एनर्जी इन दोनों नोड्स के बीच में रहता है। बट इन द ट्रैवलिंग वेव, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, ये रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन ट्रैवल करते जा रहे हैं आगे लॉन्ग डिस्टेंस, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है। तो इसमें क्या हो रहा है, एनर्जी ट्रैवल करती है, ठीक है, एनर्जी ट्रैवल, इसमें एनर्जी ट्रैवल करेगी, ठीक है, ओके। और इसमें एनर्जी जो है ट्रैवल नहीं करती, बट देयर इज एनर्जी, ऐसा नहीं है कि स्टेशनरी वेव के अंदर एनर्जी नहीं है, एनर्जी है, बट वो दो नोड्स के बीच में है। बट देयर इज एनर्जी बिटवीन टू नोड्स, बिटवीन टू नोड्स, ठीक है, दो नोड्स के बीच में जो है एनर्जी रहेगा। सो बिटवीन को ऐसे लिख सकते हैं, B/W, इंग्लिश शॉर्ट में हम लिख सकते हैं, ओके। दूसरा डिफरेंस है इसमें, ऑल पार्टिकल डू नॉट मेक क्रेस्ट, ऑल पार्टिकल डू नॉट मेक क्रेस्ट, ऑल पार्टिकल्स डू नॉट मेक क्रेस्ट। देखिए इसमें क्या है, ये वाला पार्टिकल क्रेस्ट बनाएगा, ये पार्टिकल कभी क्रेस्ट नहीं बना सकता, ये वाला पार्टिकल कभी क्रेस्ट नहीं बनता। मतलब इस वेव के अंदर जब एनर्जी वेव की फॉर्म में चलती है तो इसमें क्या होता है, सारे पार्टिकल क्रेस्ट नहीं बना सकते, ये पार्टिकल मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कर सकता है, ये वाला पार्टिकल बस इतना ही उठेगा, बस इतना, इससे ज़्यादा नहीं उठेगा, बट ये सबसे ज़्यादा उठ सकता है। तो सारे पार्टिकल इसमें क्रेस्ट नहीं बनाते। ट्रैवलिंग वेव में क्या होता है, पहले ये पार्टिकल यहाँ उठेगा, फिर ये पार्टिकल यहाँ उठेगा, फिर ये पार्टिकल ऐसे उठेगा, फिर ये पार्टिकल उठेगा, मतलब एनर्जी ऐसे ऐसे आगे चलती रहेगी, दिस इज द एनर्जी। तो इसमें जो है सारे पार्टिकल क्रेस्ट और ट्रफ बनाते हैं। ऑल पार्टिकल्स मेक क्रेस्ट एंड ट्रफ,
क्रेस्ट एंड ट्रफ, ट्रफ भी बनाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया इसमें थर्ड डिफरेंस इज ओके, ऑल पार्टिकल डू नॉट हैव सेम एम्पलीट्यूड, ऑल पार्टिकल्स डू नॉट हैव सेम एम्पलीट्यूड, सेम एम्पलीट्यूड। इसमें सभी पार्टिकल का एम्पलीट्यूड सेम नहीं होगा। फिर से ये पार्टिकल उठा है, इसका एम्पलीट्यूड है y, ये वाला, ये थोड़ा कम उठेगा, ये उससे कम उठेगा, ये वाला थोड़ा उससे ज़्यादा उठेगा। तो जो पार्टिकल उठ रहे हैं इन सब का एम्पलीट्यूड आपस में अलग अलग है। तो ऑल द पार्टिकल्स डू नॉट हैव सेम एम्पलीट्यूड। इसमें हो सकता है मे हैव सेम एम्पलीट्यूड, इसमें हम लिख सकते हैं मे हैव सेम एम्पलीट्यूड। हो भी सकता है, कैसे? ये वाला पार्टिकल यहाँ तक उठ सकता है, दिस वन, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं ये वाला पार्टिकल इतना उठ सकता है, फिर ये वाला भी इतना उठ सकता है, ये वाला पार्टिकल भी इतना उठ सकता है, ये वाला पार्टिकल भी इतना उठ सकता है। तो सारे पार्टिकल उठ सकते हैं। अगर सारे पार्टिकल इतना इतना उठ सकते हैं तो सारे पार्टिकल का एम्पलीट्यूड सेम हो सकता है, ठीक है। तो इसमें सारे सेम एम्पलीट्यूड पे वाइब्रेट कर सकते हैं ट्रैवलिंग वे में, ओके। इसमें वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्वाइस इन वन साइकिल, ट्वाइस इन वन साइकिल, twice in one cycle, all particles have zero phase, zero phase। कैसे? फेस जीरो मतलब ये वाला पार्टिकल भी जीरो, ये वाला पार्टिकल भी जीरो, ये वाला पार्टिकल भी जीरो, ये वाला पार्टिकल भी जीरो और ये वाला पार्टिकल भी जीरो। देखिए एक साइकिल कब होता है, एक साइकिल यहाँ से ये पार्टिकल पहले ऊपर उठेगा, फिर नीचे आएगा, फिर यहाँ से और नीचे आएगा, फिर यहाँ वापस आएगा। तो एक साइकिल में कितनी बार जीरो हुआ? यहाँ से यहाँ, यहाँ एक बार जीरो हुआ, फिर नीचे आया, फिर यहाँ जीरो हुआ। तो ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब दो बार। एक साइकिल में दो बार इस पार्टिकल का फेस कितना होगा? जीरो। दोबारा से, दिस इज 90, 180, 270, 360। सो 180 और 360 में ये पार्टिकल क्या बना रहा है? जीरो। ये भी जीरो होगा, सिमिलरली ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा। तो सारे पार्टिकल्स क्या होंगे? ट्वाइस इन वन पार्टिकल, सारे के सारे पार्टिकल होंगे। तो एक बार स्टेशनरी वेव में, जब स्टेशनरी वेव बनती है, अभी हमने यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाई थी, जब टाइम t/4 हुआ था। तो अभी वीडियो को थोड़ा रिवर्स करके आप देख सकते हैं, टाइम t/4 में रिजल्टेंट क्या हुआ था? रिजल्टेंट जीरो आया था टाइम t/4 में भी, और टाइम 3t/4 में भी जो नीचे बनाया था रिजल्टेंट क्या आया था? जीरो आया था। चलो मैं बना भी देता हूँ यहाँ से। ये था जाने वाला वेव, ठीक है, दिस इज द ट्रांसमिटेड वेव, और कुछ रिफ्लेक्टेड वेव इस तरह आया था, और इन दोनों के बीच में यहाँ पर आया था रिजल्टेंट। तो ये हुआ था, ठीक है। ऐसी पिक्चर हमारे पास बनी थी जब टाइम कितना था? t/4 और 3t/4। तो सारे पार्टिकल का फेज जीरो हो जाता है, बट इसमें नहीं है, इसमें पॉसिबल नहीं है। ऑल पार्टिकल्स do not have zero phase, do not have zero phase at same time, zero phase at same time, at same time, ठीक है। तो इसमें ये रहेगा। लास्ट में जो ये है स्टेशनरी वेव, स्टेशनरी वेव की इक्वेशन क्या रहती है? हाउ कैन वी राइट द इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव? तो इक्वेशन को हम लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। लास्ट में व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द स्टेशनरी वेव? स्टेशनरी वेव का इक्वेशन क्या रहता है? स्टेशनरी वेव की इक्वेशन रहती है y इज इक्वल टू a साइन kx cos, सॉरी दिस इज 2a साइन kx cos ओमेगा t। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव। अभी हमने इक्वेशन को ड्राइव किया था। दिस इज 2a साइन kx एंड cos ओमेगा t। ये वाला पार्ट एम्पलीट्यूड और ये वाला पार्ट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ओके। इसमें ट्रैवलिंग वेव में इक्वेशन क्या बनता है? अगर वेव राइट साइड में जाता है a साइन kx माइनस ओमेगा टी, अगर वेव राइट में जाता है, अगर लेफ्ट में आता है ट्रांसमिट होके रिफ्लेक्ट होके साइन kx प्लस ओमेगा टी, प्लस वाला लगाएंगे अगर वेव इस डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। तो ये होगा डिफरेंस के बारे में।
ओके, वन थिंग मोर लास्ट, ये डिफरेंस कंपैरिजन हो गया हमारा, ये 5th पॉइंट ऊपर इक्वेशन वाला हो गया। एक चीज़ हो रहा है कि जब भी स्टेशनरी वेव बनती है इसका फिंगरप्रिंट क्या है, कि हमें पता कैसे लगता है कि स्टेशनरी वेव बनती है। जब भी स्टेशनरी वेव बनेगी, देखिए यहाँ पर क्या होता है जब स्टेशनरी वेव बनती है, दिस इज़ फर्स्ट वेव, दिस इज़ सेकेंड वेव, ये सेकेंड वेव है, और इसमें रिजल्टेंट क्या हो रहा है, दिस इज़ द रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट में क्या होता है, एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, दिस इज़ द एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। अगर एम्पलीट्यूड बढ़ गया, ठीक है, बढ़ गया, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा, ओके, वी कैन ऑल्सो राइट इट एज लाइक दिस, दिस इज़ द फर्स्ट वेव, दिस इज़ फर्स्ट वेव, दिस इज़ सेकेंड वेव जो रिफ्लेक्ट होकर आई है, ठीक है। तो ये हो रहा है, ओके। तो इसमें एम्पलीट्यूड ए है, इसमें भी एम्पलीट्यूड ए है, तो ए प्लस ए कितना हो गया, 2a हो गया, दिस इज ए, दिस इज ए प्लस ए, टोटल एम्पलीट्यूड कितना हो रहा है, 2a। स्टेशनरी वेव का टोटल एम्पलीट्यूड कितना हो रहा है, 2a। तो अगर एम्पलीट्यूड 2a हो गया, एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड अकॉर्डिंग टू वेव ऑप्टिक्स या वेव थ्योरी। वेव थ्योरी क्या कहती है, एनर्जी जो है एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। तो अगर स्टेशनरी वेव बनता है, स्टेशनरी वेव दो ट्रैवलिंग वेव से बनेगा, एक ये वाला ट्रैवलिंग वेव, एक ये वाला ट्रैवलिंग वेव, तो इसमें एम्पलीट्यूड कितना हो रहा है, दिस इज 2a। जब एम्पलीट्यूड 2a हो जाएगा, डबल हो जाएगा, यहाँ पर देखिए दिस इज द फर्स्ट एम्पलीट्यूड, दिस इज सेकंड एम्पलीट्यूड, क्रेस्ट पर क्रेस्ट मिलने पे एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा। अगर एम्पलीट्यूड डबल हो गया, मान लो 2a हो गया, तो एनर्जी कितना हो जाएगा, एनर्जी कितनी आ जाएगी, 4a स्क्वायर। तो एनर्जी 4 टाइम लाउड हो जाएगी, तो साउंड बहुत ज़्यादा मैसिव अमाउंट के अंदर सुनाई देगा, तो एनर्जी है 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगी। दिस इज ऑल अबाउट द स्टेशनरी। सो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है जब एनर्जी कम होती है, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है जब एनर्जी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे सुपर पोजिशन आप देख सकते हैं वेव का, इस वीडियो को पॉज करके, कि कैसे इंटरफेरेंस ड्यूरिंग और बिफोर कैसे हो रहा है, रिजल्टेंट कैसे मिल रहा है, या डायग्राम में देख के समझ आपको आ जाएगा। इसको स्लोली पॉज करके आप देख सकते हैं। सो दिस इज़ द फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव। सबसे ऊपर जो वेव चल रही है, दिस इज़ द ट्रांसमिटेड वेव। नीचे वाली वेव जो वापस आ रही है, दिस इज़ द रिफ्लेक्टेड वेव। जो बीच में वेव बन रही है, दिस इज़ द स्टेशनरी वेव, जो ट्रांसमिटेड और रिफ्लेक्टेड वेव का रिजल्टेंट है। दिस इज़ द स्टेशनरी वेव। सो ये स्टेशनरी वेव एक और बन रही है। जब वेव टकरा के वापस आई तो ये स्टेशनरी फॉर्म होगी। नोड्स रहेंगे हमेशा, एंटी नोड रहेंगे। नोड्स वाले पॉइंट कभी भी एंटी नोड नहीं बनते।